नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और उस पे हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आपको मैं बताऊं कि आज हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बात करने जा रहे हैं। इसके हर पक्षों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य? इसको शॉर्ट में इंग्लिश में हम लोग एमएसपी कहते हैं। न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और हिंदी में इसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। आपने अखबारों में, चर्चाओं में, टीवी डिबेट्स में आपने सुना होगा पक्ष विपक्ष को, बहुत सारी चीज़ें आप उससे भी जानकारी हासिल किए होंगे। लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो इन चर्चाओं में सामने नहीं आते हैं, उस पे खुलकर बहस नहीं होती। जो चर्चाओं का और जो टीवी डिबेट्स का स्थिति है उसको आप बखूबी जानते हैं। न्यूज़पेपर्स में भी ये बातें आती हैं तो उसको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से, बहुत सारे एंगल से उसको क्लैरिफाई नहीं किया जाता है। और इस डिस्कशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना अहम क्यों है। हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान इस देश के आधार हैं, अन्नदाता हैं। उन्हीं के उगाए हुए अन्न फसलों के आधार पर हमारी जीवन चलती है। वो एक तरह से कहें कि आधारशिला हैं हमारे देश के, जिसे अन्नदाता हम कहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से हम नाम लेते हैं। तो इस पूरे परिदृश्य को, सारे पक्षों को, कि आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है किसानों के लिए, पूरे देश के लिए, समाज के लिए, पूरे व्यवस्था के लिए इतना अहम क्यों है और क्या है, इसी बात पर आज आपके साथ हम बात करेंगे। आप जानते हैं मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं पीएचडी का छात्र हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। और आज इसी मुद्दे पर, एमएसपी के मुद्दे पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर एक संक्षिप्त बात आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले एमएसपी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। ध्यान देना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जा रही है, अधिकतम समर्थन मूल्य की बात नहीं की जा रही है। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन की बात करते हैं कि क्या है। तो भारत में अगर हम बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में एमएसपी या हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है। किसके द्वारा सपोर्ट सिस्टम है? भारत सरकार के द्वारा। किसके लिए है? किसानों के लिए। तो एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। और इस इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, इसको लागू करते समय बहुत सारे फसल जो हैं, लगभग अभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। ये डिफरेंट टाइम पर बदलते रहता है अलग अलग सरकारों के द्वारा। तो बहुत सारे फसलों का, लगभग 22 से 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करते। इसमें आगे हम बताएंगे कि किसके रिकमेंडेशन पर होता है, उसका अलग एक मैकेनिज्म है। तो इन 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर जब हम कहते हैं कि इस भारत सरकार तय करती है, तो इसका मतलब ये हुआ, दो चीज़ आपको यहाँ समझना है। एक, मान लीजिए गेहूं है या चावल है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है कि 1 क्विंटल, या आप कहें कि 1 मन, देहातों में मन भी चलता है, तो 1 क्विंटल का न्यूनतम मूल्य भारत सरकार
किसी किसान को अगर वो चावल या गेहूं बेचता है तो देगी। किसके आधार पर देगी? मान लीजिए कि गेहूं है, गेहूं का 1 क्विंटल गेहूं का भारत सरकार तय करती है कि चलिए हम 1,000 देंगे 1 क्विंटल का दाम। अगर मार्केट में उस गेहूं का दाम 1 क्विंटल से नीचे चला जाता है, मतलब मान लीजिए अगर आप किसान हैं और किसान होने के नाते आप गेहूं मार्केट में बेचने जाते हैं और वहाँ कोई व्यापारी आपसे कहता है कि नहीं, हम 1,000 रुपये में ये गेहूं नहीं खरीद सकते या चावल नहीं खरीद सकते या इन 22 फसलों में से कोई भी चीज़ हम नहीं खरीद सकते, तब सरकार आपके सामने आएगी और कहेगी कि ठीक है, अगर कोई व्यापारी बाजार मूल्य पर उस वस्तु को नहीं खरीदता है जो किसान बेचना चाह रहा है, तब उसको भारत की सरकार खरीदेगी। मतलब ये हुआ कि यह एक न्यूनतम मूल्य फिक्स करता है जिसके ऊपर अगर कोई व्यापारी अनाज खरीदना चाहता है किसानों से तो किसान उसको बेच सकता है, व्यापारी उसको खरीद सकता है। लेकिन अगर उसका मूल्य, उस अनाज का मूल्य 1,000 से नीचे या 1,000 तक आ जाता है, 1,000 से नीचे आ जाता है, तब उस केस में किसानों के सहायता के लिए सरकार आगे आती है और उस अनाज को, उस क्रॉप्स को, फसल को सरकार खरीदती है। हम उस बारे में नहीं जा रहे, उस पक्ष पर नहीं जा रहे कि इस खरीदे हुए अनाज का क्या किया जाता है। आप जानते हैं और आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा मैं यहीं पे बताते चलूं कि उसको भारत सरकार प्रोक्योर करती है, संरक्षित करती है एफसीआई के गोडाउन्स में, और बाद में उसको जो गरीबों को पीडीएस के द्वारा, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो अनाज दिया जाता है, उसी के वही संरक्षित अनाज उनको फिर दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। उस पे हम नहीं जा रहे हैं। तो यह एक तरह का न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो भारत सरकार विभिन्न फसलों पर, ये ध्यान देना है कि यह फसल के बुआई से पहले डिक्लेयर किया जाता है। इसके पीछे भी वजह है, उस पर हम लोग आएंगे। तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो विभिन्न फसलों पर भारत सरकार किसानों के लिए डिक्लेयर करती है कि अगर किसी फसल का बाजार मूल्य इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से के बराबर या कम हो जाता है तो भारत सरकार उस फसल को किसानों से डायरेक्टली खरीद लेगी। मतलब एक तरह का समर्थन देगी कि मार्केट से उनको संरक्षित किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके, और वो मजबूर नहीं हो कि मार्केट में एक पार्टिकुलर लेवल से, खास लेवल से, एक निश्चित फिक्स किए गए न्यूनतम मूल्य से नीचे अगर कोई वस्तु बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो भारत सरकार आगे आकर उसकी सहायता करेगी। पहली बात। दूसरी बात, हमको ये समझना है कि आखिर ये कंसेप्ट आया कैसे, कब, क्यों। आप जानते हैं कि 1960s का, 1960 का जो दशक था, वो दशक भारत के लिए बहुत विपरीत परिस्थिति का दशक था। इसी समय 1960 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन होती है, हरित क्रांति की नींव रखी जाती है। यही वो दौर था जिसमें हम कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे थे। और इसी समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी जन्म होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है कि यह एक समर्थन भारत सरकार द्वारा किसानों को दिया जाता है, सभी फसलों पर नहीं, कुछ फसलों पर। इसका किसी कानून में संरक्षण प्राप्त नहीं है, किसी कानून के द्वारा ये नहीं दिया जाता। एक नीतिगत समर्थन दिया जाता है किसानों को भारत सरकार के द्वारा, ये आपको समझना है। और इसी से आप ये समझ पाएंगे कि आखिर आज किसान, जो प्रदर्शनकारी किसान है, किसान संगठन है, वो क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानूनी दर्जा दिलाना चाहते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जब 1960 के दशक में एक
अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर। फिर से नाम रिपीट मैं कर देता हूं, डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर ने, जो कि उस समय चीफ इकोनॉमिस्ट थे यूएस एड के। आपने यूएस एड का नाम सुना होगा। यूएस एड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और इसके चीफ चीफ साइंटिस्ट होने के नाते और उसी समय ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर भारत सरकार के भी सलाहकार थे। और इन्हीं ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का कंसेप्ट दिया था, सजेशन दिया था कि भारत सरकार को किसानों के सहायता के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और इसी सजेशन का नतीजा था कि 1966-67 में, उस समय आपको थोड़ा सा भी पॉलिटिकल हिस्ट्री याद होगा इस देश का, तो आपको याद होगा कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनके प्रयासों के तहत, और उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सी सुब्रमण्यम साहब, और उनके प्रयासों से 1966-67 में पहली बार भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने का फैसला किया गया। उसी समय आपको ये भी मैं बताते चलूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है कि उसी समय 1965 में एक कमीशन बनाया गया, जिसको उस समय एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन कहते थे। बाद में उसी का नाम बदल करके आज एक कमीशन का आप नाम सुनते होंगे, CACP, जिसको कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल प्राइसेस एंड कॉस्ट कहा जाता है। 1985 में उसी कमीशन का, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का नाम बदलकर CACP कर दिया गया। और यही वो कमीशन है, आपको याद रखना है, यही वो कमीशन है जिसके रिकमेंडेशन, जिसके सलाह पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार घोषित करती है। आपने एक और संगठन का नाम सुना होगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको भी उसी दशक में बनाया गया, 60 के ही दशक में भी इसका भी नींव रखा गया। क्यों? क्योंकि जो किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस मान लीजिए डिक्लेयर आपने करा है, और उस परिस्थिति में आप, भारत सरकार अनाज खरीदती है, फसलें खरीदती है, तो उसको रखा कहाँ जाएगा? तो उसी समय इस महत्वपूर्ण संगठन को भी खड़ा किया गया, इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया, जिसको आज FCI के नाम से आप जानते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरी इंफॉर्मेशन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जिस फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया था वह गेहूं था, और उस समय गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 54 रुपये पर क्विंटल निर्धारित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी के लिए, कि कौन दिया, क्या कंसेप्ट था, क्यों ये सब संगठन बनाए गए, इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये किसी कानूनी संरक्षण के द्वारा नहीं है, ये भारत सरकार का पॉलिसी है, नीतिगत फैसला था, और वो नीतिगत फैसला कंटिन्यूअस, लगातार चला आ रहा है। और उस परिस्थिति में जब ये संरक्षण दिया गया था, तो ये संरक्षण देना जरूरी था, क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं थे। किसानों को मोटिवेट करना जरूरी था कि अगर मार्केट में उनके अनाजों की खरीदारी नहीं होती है तो उनको समर्थन मिलना चाहिए सरकार से, और इसी सहायता के रूप में इस कंसेप्ट को भारत में लागू किया गया। दूसरी बात जो आपको समझनी है कि ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, क्या मैकेनिज्म है इसको डिटरमिन करने का कि कितना MSP किस फसल का होगा। तो हमने अभी आपके सामने चर्चा किया कि एक कमीशन है जिसको कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस कहते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, और यह कमीशन इंडिया में बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके
किसी भी वस्तु का, किसी भी फसल का, जो भी 22 या 23 फसलें हैं उनका समर्थन मूल्य जारी करता है, जारी नहीं करता है, सॉरी, रिकमेंड करता है भारत सरकार को कि किसी फसल का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा जा सकता है। ये रिकमेंडेशन होता है। ये भारत सरकार माने नहीं माने ये उसके डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपर्ट कमीशन है, एक्सपर्ट कमिटी है, जो बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करके, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं ये भी समझना जरूरी है। ये फैक्टर्स हैं कि किसी भी फसल के उत्पादन में कितना किसान का कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको आप कहते हैं। दूसरा, मार्केट में उस फसल का डिमांड और सप्लाई कितना है, कंज्यूमर कितने हैं, कितना पे मार्केट में उसका अभी खरीदारी चल रहा है, मार्केट प्राइस क्या है, कितना प्रोडक्शन होगा तो कितना उसका खरीदारी हो सकता है। तीसरी बात, मार्केट प्राइस क्या है, व्यापारी जो हैं किसानों से कितने मूल्य पर किसी वस्तु को खरीद रहे हैं या खरीदने की क्षमता रखते हैं। मॉनसून का क्या प्रभाव है, चौथा पॉइंट, चौथा फैक्टर, मॉनसून कैसा रहेगा, किस पार्ट में कैसा रहेगा, कितना उत्पादन हो सकता है, कितना मीट्रिक टन हो सकता है, कितना क्षेत्र पर बुआई हो सकती है, और उस हिसाब से सप्लाई क्या रह सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारे क्षेत्रीय विभिन्नताओं को भी इसमें कंसीडर किया जाता है। पैरिटी रखने की कोशिश होती है कि अगर मान लीजिए पंजाब में गेहूं का उत्पादन हो रहा है तो वहाँ का क्या मानसून का प्रभाव है, कितना वहाँ उत्पादन हो सकता है, बिहार में कितना हो सकता है, आंध्र में कितना हो सकता है। इन सारे चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो ये कमीशन है जिसको आप CACP कहते हैं, यह अपना रिकमेंडेशन देती है भारत सरकार को, और तब भारत सरकार तय करती है कि कितना किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जब से शुरू हुआ है तब से वो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जा रहा है। अब आज हम ग्लोबलाइजेशन में रहते हैं, वैश्वीकरण में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज अनाजों के, फसलों के मूल्य भारत सरकार को बढ़ा करके तय करना पड़ता है। बहुत सारे फैक्टर हैं। अब आपका मार्केट केवल इंडियन मार्केट नहीं है। आज केवल हम अपने सर्वाइवल के लिए, अपने खाने के लिए ही केवल प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। आज इनकम जनरेशन का एक बहुत बड़ा साधन नहीं है, साधन भी है। आप जानते हैं कि लगभग 10% से ऊपर, या आप ये भी कह सकते हैं, एक कंफर्म अगर डेटा नहीं है तो, कि लगभग 17% आपके सकल घरेलू उत्पाद में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का हिस्सा है। लगभग 60% से ज़्यादा अभी भी भारतीय कृषि पर निर्भर हैं। बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। कोविड के बाद ये डेटा सामने आया है भारत सरकार का कि बहुत सारे लोग जो पहले शहरों में, अर्बन सेंटर्स में काम करते थे, वो गांव की तरफ लौटे हैं और फिर से एग्रीकल्चर पे वो निर्भर होते जा रहे हैं। तो इन सारे परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। जो तीसरा कंपोनेंट है इस डिस्कशन का वो ये है कि आपने सुना होगा कि इन चर्चाओं में, इन डिबेट्स में, या जो किसान प्रदर्शनकारी थे उनके नेताओं की जो बातचीत हो रही थी मीडिया से, चाहे जो वार्तालाप मिनिस्टर से हो रहा था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, उसमें बार बार एक चीज़ का जिक्र आ रहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना, और उसमें बार बार ये चर्चा आती थी या आ रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उतना जितना स्वामीनाथन आयोग ने रिकमेंड किया था। तो अब ये इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि आखिर स्वामीनाथन आयोग क्या था। अब जानते होंगे, रिसेंटली कुछ महीनों पहले ये न्यूज़ आई थी कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही खुशी की बात है। और उनके नेतृत्व में 2004 में एक कमीशन बना था
जिसको नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कहते हैं। और उसी कमीशन को ये उनके नेतृत्व में बना था, इसलिए माना जाता है कि उसको कहा जाता है कि वो स्वामीनाथन आयोग है। उसने कुछ रिकमेंडेशन दिया था और उस रिकमेंडेशन में एक फॉर्मूला दिया गया था, जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इस फॉर्मूले की बातचीत चल रही है, जिसको C2 + 50% फॉर्मूला कहते हैं। C2 + 50% फॉर्मूला। दिस वाज रिकमेंडेड बाय स्वामीनाथन कमीशन फॉर MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए ये फॉर्मूला दिया गया था। एक बात आपको और यहीं पे क्लियर कर दूं कि स्वामीनाथन आयोग ने कहीं पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की बात नहीं करी थी। फिर से रिपीट कर देता हूं कि स्वामीनाथन आयोग ने MSP को कानूनी दर्जा देने की बात नहीं की थी। उसने एक फॉर्मूला दिया था जिसको C2 + 50% फॉर्मूला कहते हैं। यहां C2 का क्या मतलब है, ये ध्यान देना है। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब 2 बार यहां C आ रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन + 50%, मतलब ये, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन अगर करें तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जो किसान किसी फसल को उपजाता है तो उसमें किन किन चीज़ों पर इनपुट्स कॉस्ट क्या लगता है, जैसे सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, मजदूर है, उस पर कितना उसका एक्चुअल खर्च आता है, प्लस उसके कितने फैमिली मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई किसान लीज पर कोई ज़मीन लिया है, मनी बटैया पर ज़मीन लिया है, तो उस पर उसका कितना खर्च आ रहा है। तो इसी को C2 कहा गया, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि जब MSP आप तय करने जा रहे हैं तो ये पूरा कॉस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको उसमें शामिल करना है। प्लस इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ उस पर और 50% आप वो लगा लीजिए। मतलब अगर किसी किसान को किसी उपज को उत्पादित करने में 1000 रुपया लग रहा है सारा चीज मिलाकर, तो उस पर और 500, उसका 50% और जोड़िए तो 1500 हुआ। उतना कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। समझने की जरूरत है इस बात को कि अगर 1000 उसका कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट लगता है तो उसका और 50% उसमें जोड़ लीजिए और उतना कम से कम उसका न्यूनतम मूल्य उस फसल का तय कीजिए, ताकि उस किसान को जो भी इनपुट कॉस्ट लगाया है, मजदूरी पर लगाया है, सीड्स पर लगाया है, फर्टिलाइजर्स पर लगाया है, उसका लगभग 50% उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, सपोर्ट मिले। यहां ध्यान देना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये नहीं हुआ कि उस न्यूनतम मूल्य पर ही उसको हमेशा बेचने की जरूरत है उस फसल को। अगर मार्केट में उससे ज़्यादा प्राइस पर कोई व्यापारी खरीद रहा है तो बेच सकता है, लेकिन उसको हेल्प के तौर पर इस फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। ये स्वामीनाथन आयोग का रिकमेंडेशन था, जिसको आज किसान संगठन, बहुत सारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग के इस रिकमेंडेशन को भारत सरकार को मानना चाहिए, लेकिन बहुत सारे इसके विरोध में भी हैं। ये ध्यान रखना है। आपको यहीं पे बताते चलूं कि स्वामीनाथन आयोग का केवल यही रिपोर्ट नहीं था, बहुत सारी चीजें उसने रिकमेंड की थी। पहला तो ये था, उसने लैंड रिफॉर्म्स के भी बारे में बात करा था, उसने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी बात की थी, वाटर मैनेजमेंट की भी बात की थी, मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की बात की थी, रूरल इंडिया में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की थी।
क्रेडिट एंड इंश्योरेंस उनको सही ढंग से मिले। आज आप पैक्स का बात सुनते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, उनके थ्रू उनको क्रेडिट दिया जाता है, उनको सपोर्ट दिया जाता है। फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात उसने की थी, फूड सिक्योरिटी की बात उन्होंने की थी। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि उस पर हम चर्चा कर सकें, लेकिन आपको बताते चले कि केवल यही रिकमेंडेशन नहीं था स्वामीनाथन आयोग का, केवल एमएसपी के ही बारे में नहीं था। दूसरी बात कि वो कहीं भी ये रिकमेंडेशन नहीं दिया था कमीशन ने कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिले तभी इसे लागू किया जा सकता है। इसने फॉर्मूला दिया था C2 + 50% फॉर्मूला, किसानों के हित में, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो मोटिवेट हो कि हमको एक सफिशिएंट, एक आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मूल्य मिल सके सरकार के द्वारा उस कंडीशन में अगर कोई व्यापारी या बाजार में वो नहीं बेच पा रहा है, जिससे कि उसकी फैमिली, उसकी डिपेंडेंट फैमिली या वह किसान उत्पादन करे, क्योंकि उसके उत्पादन पर ही आपके पूरे इकोनॉमी का आधार निर्भर है, उसी पर आधारित है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी 60% पॉपुलेशन आपका उसी पर निर्भर है। इसके साथ साथ आपको एक्सपोर्ट करना है, ये कैसे संभव होगा? तो इन सारे चीज़ों को देख करके स्वामीनाथन आयोग ने यह रिपोर्ट दिया था। बाद में कभी अगर आप चाहेंगे तो इस पर हम लोग डिटेल में भी डिस्कशन कर सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे। दूसरी बात, समय कम है लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको अगर 2-4 मिनट ज़्यादा भी लगे तो समाप्त करने का जल्दी से। दूसरा बात आपको ये भी जानना है कि कुछ इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, किसान संगठन इसके फेवर में है और कुछ विरोध में भी हैं। ये भी आपको समझना होगा। जो इसके पक्ष में बात करते हैं वो कहते हैं कि इससे किसानों का जो आय है उसकी सुरक्षा निश्चित होगी, सर्टेनली निश्चित होगी, और इसके साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कि बाजार में अगर किसी फसल का मूल्य अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर देती है तो जनरली ये माना जाता है कि मार्केट में उस मूल्य से नीचे उस फसल का मूल्य नहीं जाएगा। मतलब ये कंज्यूमर, उपभोक्ता के भी दृष्टिकोण से आप देखें तो उसके लिए भी फायदेमंद है कि प्राइस का फ्लक्चुएशन नहीं होगा, सर्टेन प्राइस ऊपर और नीचे नहीं जाएगा। दूसरा बात, इससे रिस्क कम होगा किसानों के ऊपर, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि वो फसल बोएं, फसल का उत्पादन करें। जो संकट झेल रहे हैं उस संकट में कमी आएगी, निदान होगा, मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। अगर मार्केट फेल हो जाता है उस फेल्योर को रोकने में यह सहायता करेगा। नेक्स्ट आर्गुमेंट यह है कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य इस तरह के फॉर्मूले पर हो, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, कानूनी गारंटी होती है उसकी, तो किसान कृषि में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित होगा। नेक्स्ट आर्गुमेंट ये है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इससे फायदा होगा, उनकी आय अगर बढ़ेगी तो मोटिवेट होंगे, आने वाला जनरेशन कृषि को एक अपना व्यवसाय बनाने के लिए प्रेरित होगा। लेकिन इस पे भी डिबेट है। कुछ लोग मानते हैं कि आज भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। इसका फायदा बड़े बड़े फार्मर्स उठा लेते हैं जिनके पास संसाधन है, लेकिन छोटे मोटे जो किसान है वो तो केवल सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन का मतलब कि केवल अपना और अपने परिवार का पेट चलाने के लिए वो प्रोडक्शन करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो इसका बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता।
इसके इसके साथ साथ इसके खिलाफ में भी आर्गुमेंट्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बैलेंस आपको अप्रोच लेकर चलना होगा ये समझने के लिए कि इसके क्या फायदे, क्या नुकसान है, क्या है, नहीं है। तो बहुत सारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट इस बात को अपोज करते हैं कि अगर इसे लीगल गारंटी दे दिया गया, कानूनी गारंटी दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया, तो भारत के राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार के पास उतने पैसे नहीं है कि इसका लीगल गारंटी दे दे। उनका कहना है कि समय समय के हिसाब से किसानों को सहायता देने के लिए भारत सरकार न्यूनतम प्रयास करती है। दूसरी बात कि अगर इस तरह का, जिसको आप सुनते होंगे कि भारत सरकार को, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि भारत सरकार को इतना सब्सिडी, इतना समर्थन नहीं देना चाहिए किसानों को, चाहे रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए। उनका कहना है कि मार्केट को तय करने देना चाहिए कितना किसका क्या मूल्य होगा, मार्केट के हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरह से आप कहें कि ये पूरी तरह से एक पूंजीवादी लॉजिक है, जबकि सच्चाई ये है कि जो पूंजीवादी देश हैं, बड़े बड़े विकसित देश हैं, भारत से ज़्यादा सब्सिडी अपने किसानों को दे रहे हैं। इस वजह से उनका सामान, उनके फसल बहुत ही चीप कॉस्ट पर पूरे वर्ल्ड के मार्केट में बिक रहे हैं। दूसरा बात ये भी कहा जाता है, ये भी आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट में दिया जाता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा केवल बड़े बड़े किसान उठा रहे हैं, छोटे किसानों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। हमको बहुत ही कॉशियस, सावधानी से किसानों का वर्गीकरण करना चाहिए कि किसको ये मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट भी इस मुद्दे को उठाते हैं कि अगर इस तरह से आप न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना बढ़ाते जाएंगे, सारे फसलों के लिए करते जाएंगे, तो लोग मोटिवेट तो होंगे उत्पादन के लिए, लेकिन वातावरण पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से पंजाब हरियाणा में हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान जिस तरीके से मैकेनाइजेशन हुआ, जिस तरह से पानी धरती से निकाला गया, आज स्थिति ये है कि उसका लेयर, पानी का लेयर बहुत नीचे जा चुका है, वातावरण प्रदूषित हो गया, मिट्टी का क्वालिटी बहुत खराब हो गया, फर्टिलाइजर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना पड़ रहा है, पेस्टिसाइड्स बहुत यूज करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा फायदा पहुंचाती हैं जो बड़े बड़े किसान हैं, छोटे और सीमांत किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पाता। नेक्स्ट चैलेंज ये भी बताया जाता है, इसका क्रिटिसिज्म ये भी किया जाता है कि यूनिफॉर्म तरीके से इसको कैसे लागू किया जाए, क्योंकि इसका फायदा सबसे बड़े किसान उठाते हैं। किसानों में भी सबसे बड़ा जो किसान है वो फायदा उठाता है, उसके पास संसाधन होता है, मार्केट में एक्सेस होता है, जबकि छोटे किसान केवल अपने पेट पालने के लिए किसानी करते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए किसानी करते हैं, इसलिए उनको इसका फायदा नहीं मिल पाता। तो अगर आपको बैलेंस तरीके से इन चीज़ों को समझना है तो आपको दोनों पक्षों को देखना होगा कि इसके समर्थन में कौन से आर्गुमेंट है, इसके अगेंस्ट कौन से आर्गुमेंट। और कोई भी आर्गुमेंट आप सही गलत के आधार पर नहीं वो कर सकते कि हाँ एक ही आर्गुमेंट सही और दूसरा ही आर्गुमेंट सही है। लेकिन एक बात यहां समझने वाली है कि जिस तरह से वैश्वीकरण हो रहा है, जिस तरह से मॉनसून अनप्रिडिक्टेड होती जा रही है, वातावरण में चेंज आ रहा है, जिस तरह से इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस परिस्थिति में और इंडियन किसानों को, भारतीय किसानों को ग्लोबल मार्केट से कंपटीशन हो रहा है, उस परिस्थिति में उनका संरक्षण करना भी, उनको सुरक्षित करना भी सरकारों की जिम्मेवारी है। उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? क्या कानूनी दर्जा दे देने से उसका समाधान हो सकता है? देना चाहिए। और दिया भी अगर जाता है तो सारे किसान इसमें शामिल कैसे होंगे? उसका क्या मैकेनिज्म होगा? उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसे डेवलप होगा?
ये सारी चैलेंजेज हैं जिस पर बैठ कर के बात करना होगा। जिस तरह से अभी समस्या ये उभरी है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सिंपल भाषा में प्रयास किया है कि आपको बताऊं कि एमएसपी क्या है। हमने अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि एमएसपी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है। आप ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम है, अधिकतम नहीं है। जैसे एमआरपी की बात करते हैं हम लोग, मार्केट में कोई सामान लेते हैं, यह भी एक डिबेट का हिस्सा है। आप समझिए इस बात को कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कोई अगर वस्तु बनता है तो उस पर हम लोग मार्केट में जाकर अधिकतम मूल्य देते हैं, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जबकि किसानों के फसल की बात जहाँ है वहाँ पर सरकार उसको न्यूनतम मूल्य देती है या देने की बात करती है, देती नहीं भी है। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसान मार्केट में उसको अच्छा प्राइस मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सरकार उसे खरीदे या वो उसको बेचे, उसके लिए मजबूरी नहीं है। तो उसको मिनिमम सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो सरवाइव कर सके, उसको मोटिवेशन मिलता रहे और मार्केट में सर्टेनिटी रहे। कंज्यूमर को भी इसका फायदा हो कि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट मत करे, उनका आय भी बना रहे। तो बहुत सारे इसके पर्पज हैं जिसकी वजह से 66-67 में एमएसपी का कंसेप्ट लाया गया, जो आज जारी है, जारी रहना भी चाहिए। लेकिन उसमें ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि किन किसानों को एक्चुअल में फ़ायदा मिलना चाहिए, किन को मिल रहा है, किन फसलों पर मिलना चाहिए, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है। इन सारे बिंदुओं पर बहस की जानी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से, इस बातचीत से आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। और आगे अगर इस पर फर्दर चर्चा आप चाहते हैं तो हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। एक और वीडियो इस पर बनाएंगे और बहुत सारे जो नुआंसेस हैं, बहुत सारी जो बातें हैं, डिस्कशन है, डिबेट है, क्रिटिसिज्म है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और इसी के साथ मैं अब इस बातचीत को कंक्लूड करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।